वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो। मैं हूं स्वाति आपके साथ। प्रोग्राम लेकर आई हूं आपके लिए जो है आकाशवाणी की बहुत ही विशेष प्रस्तुति। G20 पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम है मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम के साथ शुरू हुआ ये G20, जिसमें भारत के पास है अध्यक्षता और हम सेट कर रही हैं दुनिया का एजेंडा। क्या डिस्कशंस होंगे, क्या डेलिब्रेशंस होंगी और क्या दिशा मिलेगी इस डिस्कशन को, क्या दिशा मिलेगी विश्व के एक इतने बड़े समूह को जो कि बैठा है एक साथ चर्चा करने के लिए। ये तय करना है भारत का काम, क्योंकि भारत है अध्यक्ष G20 का। तो G20 इंडिया को समर्पित है हमारा ये प्रोग्राम वसुधैव कुटुम्बकम मिशन G20। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 एफएम रेनबो पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, SDGs के बारे में, यानी कि G20 जिन खास चीज़ों के बारे में है उन सभी के बारे में। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर सिमरत कौर, प्रिंसिपल ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि SRCC जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप हैं प्रोफेसर इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी की, और आप बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट थिंक टैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एडवाइजरी और कंसल्टेंट रोल में जो है जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर सिमरत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। सिमरत जी की जो स्पेशलिटी है, यानी कि इनकी जो एकेडमिक रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो वो है फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी के साथ जुड़ी हुई। और हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है जो पूरे विश्व के आगे है, और ऐसे में G20 भी अपना एक रोल जो है उसमें निभाने की कोशिश कर रहा है। सिमरत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो क्या हमारे आगे चैलेंजेस हैं, क्या गोल्स हैं, और क्लाइमेट चेंज के बारे में आप हमें बताएं। शुक्रिया स्वाति जी। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज है क्या और ये किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम जो भी प्रतिक्रियाएं करते हैं, चाहे वो कंजम्पशन के रूप में या प्रोडक्शन के रूप में, उसमें ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करती हैं, जिसको हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में नापते हैं। अब होता क्या है, चाहे हम पूरे विश्व में केवल 17% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग में है वो सिर्फ 4% है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे ऊपर क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट भी कम है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जितने भी विकासशील देश हैं और विकासशील देशों के अंतर्गत भी जो वल्नरेबल एंड डिसएडवांटेज सोसाइटीज हैं या कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव एडवर्स है वो इनफैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। तो प्रश्न ये होता है कि क्लाइमेट चेंज करता क्या है। इसमें ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर ये 2 भागों में बटा होता है। इसका इम्पैक्ट जो टेम्परेचर पे पड़ता है और उसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट जो वेदर के पैटर्न्स में पड़ता है। अगर एक जगह ड्राउट है तो एक जगह रेनफॉल है, एक जगह हेलस्टॉर्म आ रहा है तो दूसरी तरह कोई बाढ़ आ रही है। उसके कारण क्या हो रहा है कि हमेशा पॉपुलेशंस डिस्प्लेस हो रही हैं, और अब तो ये भी माना गया है कि केवल ड्राउट के अकेले होने से 2030 में 700 मिलियन आबादी वर्ल्ड वाइड डिस्प्लेस हो जाएगी। अब जब डिस्प्लेसमेंट होती है, इसका इम्पैक्ट लाइफ पर भी पड़ता है और लाइवलीहुड पर भी पड़ता है, यानी कि आपके अपनी लाइफ पर और आपके व्यवसाय से। अब जितना कुछ भी आप आज की जिंदगी में कमाते हैं, उसके ऊपर भी नेगेटिव असर आता है। मैं एक पहला जो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बातचीत करूंगी, वो दूंगी क्लाइमेट चेंज के आधार पर। जब हमारा ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसके कारण जो रेनफॉल पैटर्न है वो ना केवल बदल रहा है लेकिन वॉलेटाइल भी ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब उसका प्रोजेक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो किसान को आज नहीं पता कि अगले 2 महीने में जो रेनफॉल आएगी वो बढ़ती हुई आएगी, घटती हुई आएगी, या उसमें वॉलेटिलिटी भी कितनी बढ़ेगी घटेगी, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया। और अगर हम
स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देशों की बात करें, जो ना केवल G20 के अंदर मेंबर्स हैं, बट पूरे ग्लोब में जहां गरीबी बहुत है या जीरो हंगर अभी तक हमने नहीं पाई, ऐसे देशों में यदि हमें फूड को अवेलेबल कराना है और अफोर्डेबल करवाना है, क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट इन दोनों पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेनफॉल ज़्यादा बढ़ गई या कहीं ड्राउट आ गया तो वहाँ की कृषि उत्पादक और उसकी उत्पादकता दोनों पे नेगेटिव फर्क पड़ेगा, जिसके कारण मार्केट में फूड ग्रेन्स कम आएंगी। जब कम आएंगी तो वो अवेलेबल भी कम होंगी और अवेलेबिलिटी के कारण उनकी अफोर्डेबिलिटी यानी कि उनकी प्राइसेस पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज को सिर्फ फूड सिक्योरिटी के एंगल से नहीं देखें, उसको डिस्प्लेसमेंट के एंगल से देखें, उसका माइग्रेशन के एंगल से देखें और उसके साथ साथ जो हमारे वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशली नारी, बच्चे और बुजुर्ग लोग, इनके ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा देखें। और स्वाति जी, आपने एक बहुत अच्छा इसी के साथ में क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है कि हम क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कुछ कर सके, या ऐसा क्या हुआ कि ये इतना ज्यादा बढ़ गया। इकोनॉमिक्स में स्वाति जी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी आती है, एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। कर्व का मतलब एक कर्व है, एक सीधी लाइन नहीं चल रही है। और एनवायरमेंट कुजनेट्स कर्व, यदि आप जैसे जैसे ग्लोबल जीडीपी बढ़ेगी या आपके अपने देश की जीडीपी बढ़ेगी, साथों साथ एनवायरनमेंट का CO2 एमिशन भी बढ़ेगा। तो हम सबको अर्थशास्त्र पढ़ने के कारण ये मालूम है कि जीडीपी में बढ़ावा देने के साथ साथ हमारा प्रदूषण भी बढ़ेगा। क्वेश्चन है इस प्रदूषण को कैसे घटाएं और हो सके तो इसको रिवर्स भी करें। एंड द बेस्ट पार्ट इज डेवलपमेंट इज एन एंटीडोट। हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे, अगर हमारी पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम वो टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें CO2 एमिशन कम हो। बट क्वेश्चन इज, कैन वी वेट फॉर दैट टाइम दैट द डेवलपमेंट एक्चुअली हैज रीच्ड द पीक। सो इंटरवेंशंस आर इम्पोर्टेंट और सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को बहुत अधिक कदम लेकर के इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से सम अप किया पूरी चीज़ को, और इसमें एक ग्लोबल लेवल से लेके मैं कहूँगी इंडिविजुअल लेवल तक हमने इस चीज़ को जो है हमें समझने की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल बिहेवियर को बदलने की जो एक बात लगातार उठ रही है G20 में, कहना चाहिए कि उसका तात्पर्य यही है, क्योंकि हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्लास्टिक की थैली में और पॉल्यूशन से होने वाली सांस की बीमारी जो हमी को होती है, उसके बीच वो क्या रिलेशन है, उसी का नाम है क्लाइमेट चेंज। और सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब क्या है, ये सभी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं और ये समस्या बहुत गंभीर है और वाकई में इंतजार शायद बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसी चीज़ पर विचार विमर्श चल रहा है और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर विचार हो रहा है, डेलिब्रेशंस और मीटिंग्स हो रही हैं। मेन समिट जो है वो बहुत जल्द सितंबर में होने जा रहा है दिल्ली में और उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। हम आप तक पहुंचाते हैं G20 से जुड़ी तमाम गतिविधि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर। सुनते हैं इसे आप हर मंगलवार 4 से 5 बजे के बीच, क्योंकि ये प्रोग्राम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। और आज हम बात कर रहे हैं SDGs, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ G20, रोल ऑफ यूथ, यानी कि आज बहुत ही व्यापक स्तर पे हम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं प्रोफेसर सिमरत कौर, प्रिंसिपल ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और सिमरत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड क्लाइमेट चेंज, ये एक चीज़ है जो हम सुनते हैं। तो जब इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आती है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज ऑब्जेक्टिव्स या SDGs, तो उस संदर्भ में नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न स्वाति जी आपने पूछा। वैसे तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा है, 7-8 नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन 3 इनमें क्वांटिफाइबल हैं, जिन्हें हम क्वांटिफाइबल मतलब क्वांटिटी के तौर पर उसके ऊपर हम देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट। जी, पहला तो ये कि हमने जो GDP की एमिशन इंटेंसिटी होती है, जो लोग इस शब्द को नहीं समझ सकते मैं बता देती हूँ। यदि GDP आपका है तो हर GDP को कंट्रीब्यूट करता है कुछ एमिशन। अगर ये हम रेशो देखें, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो इसका CO2 इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द GDP, तो वो हमें एक इंटेंसिटी दे देता है। मुद्दा ये है 2005 में ये रेशो कहाँ था और हम उसको 2030 तक किस रेशो तक लाना चाहते हैं। हमने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन में ये
वायदा करा है कि हम इसको तकरीबन 45% कम कर देंगे 2005 के मुकाबले में। और ये क्वांटिफाइबल है, ऐसा नहीं कि हम कुछ वादा कर रहे हैं और बाद में बोलें इसकी तो क्वांटिफाइबल नहीं है। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। दूसरा मैडम एक चीज है जिसमें अगेन हमने कमिटमेंट दिया है नेशनली कंट्रीब्यूशंस के तौर पर कि हमारा जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो 2030 तक हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पर होनी चाहिए, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं जी। और आप सबको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि हमने ये ओरिजिनल जो टारगेट रखा था वो रखा था 40% पे, लेकिन 9 साल पहले ही 2030 के हम 40% तक आ गए। तो अब पिछले साल हमने इसको बढ़ा करके 50% कर दिया। इसका मतलब है कि जो भी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो प्रैक्टिकली 50% बाय 2030 विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी। और तीसरा जो क्वांटिफाइबल है मैम, हम लोगों ने कहा है कि हम एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे। कार्बन सिंक का मतलब क्या है? कोई भी हम चीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जनरेट हो रही है। सिंक का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना जी। और सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ और फॉरेस्ट। तो हम लोगों ने ये भी कमिटमेंट करा है कि हम लोग 2.5 से 3 बिलियन टन्स तक का CO2 का कार्बन सिंक इंडिया के अंदर 2030 तक लेकर आएंगे। इसका मतलब है यदि हम प्रदूषण कर रहे हैं तो प्रदूषण को अंदर नापने के लिए भी उसका सिंक भी क्रिएट करेगा। जी। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये सब कैसे करेंगे हम? छोटे छोटे मुद्दे भी हम आगे लेकर के जा रहे हैं। हमने नेशनल सोलर पावर मिशन करा है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन करा है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हम लेकर के आए हैं और इन सब के तहत हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047 भी हो जाएंगे। तो अगर 1947 में हमें आजादी मिली है तो 2047 में एनर्जी की डिपेंडेंसी ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड से भी हमारे को आजादी मिलेगी। और स्वाति जी, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ना केवल ये कि जब हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज हमारा उसमें चला जाता है। जी। तो जैसे जैसे हमारी ऑयल पे डिपेंडेंसी पेट्रोलियम पे, नेचुरल गैस पे कम होगी तो दिस फॉरेन एक्सचेंज रिमेन्स कंजर्व। प्लस जो जॉब्स हम ग्रीन जॉब्स क्रिएट करते हैं उससे हमारी जॉब क्रिएशन, डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन के ऊपर भी एक फेवरेबल इम्पैक्ट आता है। तो मेरे ख्याल से साथ ही में हमने जो एक और बोला है कि हम नेट जीरो 2070 तक आ जाएंगे। और यदि आपने वो ब्रिक्स के बारे में सुना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो बहुत से देशों ने अपना तय करा है कि वो नेट जीरो कब तक लेकर आएंगे। हम लोगों ने 2070 तक किया है, जबकि ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने 2050 में तय किया है नेट जीरो पे आने के लिए। चाइना और रशिया ने 2060 तक करा है और हम लोगों ने 2070। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोगों की डेवलपमेंट बहुत देर बाद में शुरू हुई है विकसित देशों के मुकाबले, और जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का क्यूमुलेटिव गैसेस हैं वो ज्यादातर विकासशील देशों के कारण है। वैसे तो कहने को बहुत आसान है, आप नेट जीरो आज हो जाइए, लेकिन ट्रेड ऑफ है बिटवीन ग्रोथ एंड कार्बन एमिशंस। तो दोनों को बैलेंस करते हुए जो हमने ये पॉलिसीज बनाई हैं नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के तहत, बहुत ही कामयाबी की चीज है। एंड आई एम श्योर दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो लुकिंग एट इंडिया एज अ ग्लोबल हॉटस्पॉट, और हम इस पे खरे उतर रहे हैं और उतरते रहेंगे। वाकई में, और आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों को समझाया। मुझे उस बात की बहुत खुशी है क्योंकि G20 में हम कोशिश करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो कि G20 के एक ग्लोबल लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, उसका मतलब हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल क्या है और इसको समझना हम सभी के लिए क्यों जरूरी है, ये हम लगातार अपने इस प्रोग्राम में आपको बताते रहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे जरूरी हैं। और इस विषय में मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि जो हमारे एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज श्री R.K. सिंह जी ने मीटिंग की जो एक समरी उन्होंने दी कि इन सभी डेलिब्रेशंस का एक आउटकम जो निकाला गया है वो क्या है, तो वो मैं आप सभी को सुनवाना चाहती हूँ। What we have agreed on is that number one, energy transition pace needs to increase. The energy transition has been happening. In fact, 85% of all capacity additions. So energy transition is going on. We'll increase the pace of energy transition. We are also of the view, where we reiterate the fact
that any energy transition or climate action has to happen taking into account the national circumstances of each country. We emphasize the need for sharing of technology. We emphasize, especially for developing countries, we emphasize the need for financing, low-cost financing, especially for developing countries. We felt that access to energy, and we also felt that in hydrogen, we agreed on 5 principles. You have the agreement with you that in hydrogen we will encourage free and open trade without barriers, so that zero and low carbon hydrogen is used more and more, enabling transition in the hard to abate sectors. And carbon capture, utilization and storage is another technology which we felt needed to be expedited and shared. We looked at the issues of supply chain, the disruptions which have happened. And we emphasized need for diversifying the supply chains. The issues of affordability of energy was also something which needed to be kept in mind. All these aspects were discussed. And the International Solar Alliance launched a Center for Green Hydrogen Innovation. नेशनल सोलर अलायंस, नेशनल हाइड्रोजन मिशन और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप आने वाले समय में बहुत अधिक सुनने वाले हैं। और इसकी वजह ये है कि हमारा ये जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है क्लाइमेट चेंज की तरफ, उन सभी में इनका बहुत ज़्यादा रोल होने जा रहा है। अभी आपने सुना यूनियन मिनिस्टर श्री आर.के. सिंह जी की आवाज़ सुनी आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने क्या बताया। एनर्जी ट्रांजिशन जो मीटिंग्स हुई हैं उसके आउटकम के बारे में बहुत ज़रूरी होता है कंसेंसस बनाना, ताकि सभी एफर्ट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएं। और जब बूंद बूंद मिलती है तभी सागर बनता है। और ऐसे में जब हम विश्व स्तर पर क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं और झेल रहे हैं, विश्व स्तर पर भी और इंडिविजुअल स्तर पर भी, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये सभी प्रयास एक ही दिशा में हों, क्योंकि अब वाकई में इंतजार करने के लिए समय हमारे पास नहीं बचा है। सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सुन रहे हैं आप इसे 102.6 FM रेनबो पर। हर मंगलवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच ये प्रोग्राम लेकर आता है आपके लिए G20 से जुड़ी तमाम जानकारी। बहुत सी गतिविधियां हम समेट कर लाते हैं और साथ ही साथ वो सभी जानकारी जो जानना ज़रूरी है आपके और मेरे लिए, क्योंकि असर डालता है आपकी और मेरी ज़िंदगी पर। जी हाँ, और G20 में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात हो रही है, डेलिब्रेशंस हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। और हमारे साथ आज इस विषय में बात करने के लिए प्रोफेसर सिमरत कौर हैं, प्रिंसिपल ऑफ SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी। और सिमरत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने क्लाइमेट चेंज की बात की और ये जो इतनी डेलिब्रेशंस हो रही हैं, इसके अलावा भी इतनी जो इन्फॉर्मेशन, हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज को बदलना, उसको रिवर्स करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और हमारा फर्ज भी है, हम सभी का इनफैक्ट। तो ऐसे में ग्लोबल लेवल पे डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल की बात आती है तो वो क्या मॉडिफिकेशंस हैं जो हमें करने चाहिए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने डाला है, जिसके ऊपर हमेशा कहा गया है कि ये प्रॉब्लम तो ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन क्या हम कलेक्टिव पार्टनरशिप्स के थ्रू इसको इंडिविजुअल लेवल की लाइफस्टाइल पे चेंज करते हुए इसमें परिवर्तन जो बेहतरता की तरफ जाता हो, वो हम कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मिशन निकाला है जिसके अंदर वो प्रो प्लैनेट पीपल की बात करते हैं और उसका नाम दिया है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जब इसके अंदर की बात करते हैं तो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं कि हम आजकल ये कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें जो दूसरी जगह पे जाना है वो क्या है? पहला है माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो माइंडलेस है, सोचा समझा नहीं है और बहुत अधिकतर वो डिस्ट्रक्शन की ओर पे जाता है। तो हमने अब किस मोड़ तक जाना है स्वाति जी? वो माइंडलेस को कहते हैं माइंडफुल बनाइए। जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसको माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन, मतलब उसको यूटिलाइज करना है, उसको आपने डिस्ट्रक्ट नहीं करना।
और अधिकतर तौर पे अगर आप भी देखेंगे जो विकसित देश हैं, बहुत सा सामान कंजम्पशन लेवल पर वेस्ट होता है। तो अगर आप सप्लाई चेन में जाएंगे, प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करता है, फिर वो सप्लाई चेन में आता है, फिर कंज्यूमर उसको भोग कर करता है। तो जहाँ की डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मैक्सिमम वेस्टेज टेक्स प्लेस एट द कंजम्पशन लेवल। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें बिकॉज सप्लाई चेन इतना अच्छा नहीं है, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो उनका अधिकतर वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में चला जाता है। तो यदि हम दोनों को कंजम्पशन बिहेवियर भी चेंज करें और फिर उसका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सिस्टम के थ्रू बेटरमेंट लेकर आए, वेस्टेज हर लेवल पे हम रिड्यूस करें। और जो बड़ी बात है, अब कौन सी जगहों पर हैं जो हमारे पर्सनल चॉइसेस के ऊपर लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप मान लीजिए डाइटरी चॉइसेस हैं, आप क्या खाना खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, उसके ऊपर भी आपका वातावरण पे प्रभाव पड़ता है। कई ऐसी चीजें हैं जो CO2 एमिशंस को बढ़ाती हैं, कई कम बढ़ाती हैं। तो अगर आप एक सिंपल डाइटरी कंजम्पशन पैटर्न्स को समझ लें और उन्हीं के अनुसार अपना प्रेफरेंस स्ट्रक्चर भी ऑल्टर कर दें, और यदि सब लोग करें तो इमेजिन करिए पूरे विदेश ग्लोबल में इतने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डाइटरी बिहेवियर पैटर्न्स के साथ CO2 एमिशंस को कम कर सकते हैं। अब हाउसिंग, किस तरह के घरों में रहते हैं, वो भी कुछ होते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कुछ नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली। हॉस्पिटैलिटी, कपड़े, आपने किस तरीके की क्लोथिंग पहनी है, वो भी कितना एनवायरनमेंट के ऊपर कार्बन्स को इमिट कर रहा है, उसमें भी फर्क करता है। आप किस तरह का फैशन कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में बात है ये जो आती है आपकी पैकेजिंग। आप कई आइटम्स इतने बढ़िया पैक करते हैं लेकिन आपको वो देखने में सुंदर है, लेकिन उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है वो हमें सोचना है। ये कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो जो रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो इतने कम हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के पास हम अधिक नहीं छोड़ पाएंगे। और यदि आप इजाजत दें स्वाति जी, तो मैं एक वर्ड इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब है हम कर रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है, वो एक्सटर्नल पे पड़ रहा है। नेगेटिव मतलब इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है। वातावरण इज वन सच थिंग, और यही एक कारण है कि हम अपने आप इसको संभालने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि यदि मैं इसको खुद संभालूं मुझे फायदा होगा लेकिन शायद दूसरे को ज्यादा फायदा हो जाता है। तो ऐसी चीजें इकोनॉमिक्स में अंडर प्रोड्यूस होती हैं। तो हम सबको ये समझना है और इसी के आगे हमें जाना है। सिंपल चीज, आप अपने घर की लाइट को LED पे अगर कन्वर्ट कर लें तो इसी LED जो इंडिया ने ये मिशन उठाया है, हमारा 40 मिलियन टन्स कार्बन एमिशन कम हो गया जस्ट बाय चेंजिंग द वे इन विच वी आर लाइटिंग आवर होम्स। घरों की बत्तियों से अगर ग्लोबल बत्तियां जग जाएं तो मेरे ख्याल इससे बढ़िया चीज क्या होगी। इट्स अ विन विन सॉल्यूशन। वाकई में, और एक रोशन दुनिया हम सभी बनाना चाहते हैं। और बहुत सी चीज़ें अब अपनी कार्बन रेटिंग के साथ भी आती हैं ताकि हम लोग एक बेहतर चॉइस जो है वो कर सके। लेकिन चॉइस तो आपको और मुझको ही करनी है ना। आखिर में बात फिर आपके और मेरे ऊपर ही आ जाती है। जी हाँ, जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसे समझना हम सभी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए आपको बार बार याद दिलाती हूँ हमारा ये कार्यक्रम जो कि G20 पर आधारित है। इस कार्यक्रम में एक बात और है जो मुझे आपको याद दिलानी है, और वो है G20 स्लोगन के बारे में। जी हाँ, G20 स्लोगन आप सभी जानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि G20 से जुड़ा अगर कोई स्लोगन है आपके पास तो आप हमें भेजें, और अगर आकाशवाणी को पसंद आता है तो वो आपको भेजेगा एक सोवेनियर। और आप अपना G20 का स्लोगन हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। करना है आपको क्या, सिर्फ इतना सा कि अपने मैसेज में आप पहले लिखें G20, फिर स्पेस छोड़ें, उसके बाद अपना मैसेज लिखें, और हाँ, नीचे अपना पूरा नाम, पूरा पोस्टल एड्रेस, और एक बार फिर से अपना फोन नंबर जरूर लिखें। जी हाँ, आप अगर नहीं लिखेंगे तो आपका सोवेनियर आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। तो पोस्टल एड्रेस पूरा दीजिए। अगर आपका स्लोगन हमें पसंद आता है तो सोवेनियर आप तक जरूर पहुंचेगा, ये हमारा वादा है। तो अपना G20 का स्लोगन आप हमें भेज दीजिए 9868107070 पर, और ये आप किसी भी समय भेज सकते हैं, केवल इस कार्यक्रम के समय में नहीं बल्कि आगे पीछे भी भेज सकते हैं। तो आप जरूर हमें भेजें अगर आपके पास है G20 पर आधारित कोई भी अच्छा सा स्लोगन, तो हम जानना चाहते हैं उसे। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। ये क्लाइमेट चेंज जो है ये हमारे आगे आज है, अभी है। इसे बदलने की जरूरत हमारे पास आज है, अभी है। बहुत सी चीजें हैं जो इम्पैक्ट हो रही हैं, और अपनी आदत बदलने के लिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल बदलने के लिए, हमारे अपने कार्बन एमिशन को बदलने के लिए, उन आदतों को बदलने के लिए जो कि वेस्टफुल है, उसके लिए हमें अगली बाढ़ या अगले सूखे तक इंतजार नहीं करना चाहिए।
चाहिए, यही कहा जा रहा है आपसे बार बार लगातार G20 के माध्यम से भी और हमारे माध्यम से भी और अलग अलग सभी माध्यमों से ये कहा जा रहा है आपसे कि अपनी आदतों को आप बदलें, अपने बिहेवियर को आप बदलें। और फूड सिक्योरिटी भी इसी चीज से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। मैं आप सभी को सुनवाना चाहती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर स्मिता सिरोही जी की आवाज में कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है जो कि हम देने जा रहे हैं G20 में, अभी तक हमने दिया है। जहां पर फूड सिक्योरिटी की बात आती है तो ऐसे में इंडियन कंट्रीब्यूशन का जिक्र कर रही हैं डॉक्टर स्मिता सिरोही। This has been a very important initiative from our Honorable Prime Minister. We think that we are also going to take forward something like a millet research and awareness initiative through our G20 presidency. Maybe in 2015, if you would know, a wheat initiative was launched when there was a crisis, thinking that wheat will be one of the important crops which is going to be taken forward through research and development. Similarly, now we are trying to think that if millets can be taken forward in a big way, and maybe as an outcome of India's presidency, we could have a millet research and awareness initiative. So we are planning to have millet cuisine, as you already know, throughout all the meetings which are there. And in fact, the recent experience of serving the millet diet in the parliament has been very, very encouraging, and there is a lot of appreciation towards what kind of dishes were served. So we want to take that forward in all the G20 meetings. Along with that, Ministry of Agriculture, in our agriculture working group, we are planning to have also discussion, a global forum, so that we can bring together the various experts from the technical field who can discuss that what can be the ways in which we can also increase the shelf life of millets. So this is what is going to be our priority area. There are some countries in the G20 members who are traditionally not the consumers of millet. So to reach out to them is one of the major tasks, one of the major challenges. We have already set the tone, set the ball rolling with the International Year of Millets has already been declared. So this is going to be the priority of our presidency. जी हाँ, इंडियन प्रेसिडेंसी ऑफ G20 और G20 से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंच रही है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप। मिलेट्स के बारे में अभी खासतौर पे आपने सुना, डॉक्टर स्मिता सिरोही जो है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उनको बोलते हुए अभी आपने सुना। और चाहे मिलेट्स की बात हो, चाहे G20 की इस थीम की बात हो, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, ये सभी चीजें भारत की विरासत से, सांस्कृतिक धरोहर के साथ जुड़ी हुई हैं। ये सभी चीजें हैं जो हमारे भारतीय होने का हिस्सा है। और एक बार फिर से इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर हम दुनिया के सामने एक बेहतर एग्जाम्पल ला सकते हैं तो वही कोशिश हम कर रहे हैं अपनी अध्यक्षता के जरिए। और साथ ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस की भी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है। आगे आने वाली दुनिया को, आगे आने वाली जनरेशन के लिए किस तरह बेहतर बनाना है, और इस बारे में जो भी बात होगी, जो भी पॉलिसीज क्रिएट की जाएंगी, जो भी सजेशंस आएंगे, उन सभी को जिंदगी में उतारने का काम आपको और मेरा रह जाता है उसके बाद में। याद है ना आपको? सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं प्रोफेसर सिमरत कौर, प्रिंसिपल ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और सिमरत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तो मिलेट्स का बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन जो है वो भारत का रहा है फूड सिक्योरिटी की जहाँ पर बात आती है, तो ग्रीन इनिशिएटिव्स का जिक्र मैं अक्सर सुनती हूँ, तो उन ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में आप हमें बताएं। बिल्कुल सही कहा स्वाति जी। मिलेट्स ऐसी चीज थी जो अधिकतर आमतौर पे अर्बन इंडिया में तो कंजम्पशन होती नहीं थी, लेकिन जब से इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स आया है, इसकी डिमांड ना केवल इंडिया में बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़ गई है। और इसके जो डाइटरी बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत अधिक है, जिसका सिंपल इम्पैक्ट उसका फूड सिक्योरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे जाता है। ग्रीन इनिशिएटिव्स की आपने बात करी तो सबसे ज्यादा ये मानना, अगर मैं डेटा बेस्ड बात करूं तो 2014 में रिन्यूएबल एनर्जी एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ये 12% के करीब थी और आज ये तकरीबन 30% हो गई है। इसका मतलब है ग्रीन इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और इनके अंतर्गत भी अगर और भी ज्यादा बात करें, जैसे अभी आपने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक वो टिप्पणी सुनाई थी, तो एक गंगा का जो यमुना, ये गंगा कॉरिडोर है, एग्रीकल्चर कॉरिडोर, उसके अंदर इन्होंने क्या करा है, सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बढ़ावा दे दिया गया है। हम आमतौर पे बात सुनते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, लेकिन हमने एग्रीकल्चरल कॉरिडोर, वो भी जो नेचुरल फार्मिंग पे हो,
दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और इसके अंदर जब हम नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो जब हम वो चीजें, वस्तुएं प्रदान कंजम्पशन करेंगे जो पेस्टिसाइड फ्री हो, जिनके अंदर कोई फर्टिलाइजर्स भी ऑर्गेनिक ही यूज हो, तो उसमें भी आपका प्रभाव आपके खुद की हेल्थ के ऊपर भी पॉजिटिव ही पड़ेगा। साथ में एक चीज और जो इसमें आती है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल ब्लेंडिंग के अंदर आती है, जो बायोफ्यूल्स की बात करते हैं। हमेशा पहले होता था, पेट्रोल जब कंज्यूम किया जाता था उसमें ब्लेंडिंग का प्रोपोर्शन बहुत कम था। कुछ साल पहले तक ये सिर्फ 1.5% हुआ करता था। आज की तारीख में यह बढ़कर 10% हो गया है। अब 10% कहाँ से आ रहा है? ये बेसिकली कॉर्न का प्रोडक्शन है या शुगर केन के जो बाई प्रोडक्ट है वहां से आता है। अब इसका फायदा क्या होता है? सबसे पहले तो आपको फार्मर से आपने कॉर्न खरीदा, जिसके कारण फार्मर की आमदनी बढ़ी, और पिछले कुछ सालों में फार्मर्स की इनकम 40,000 करोड़ के लगभग बढ़ गई है, बिकॉज कॉर्न इज परचेज फ्रॉम द फार्मर्स विच इज देन यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल। दूसरा, ऑफ कोर्स जब हम आज तक फ्यूल्स को खरीदते हैं, हम लोग सेल्फ प्रोडक्शन हमारा कम है, वी आर नेट कंज्यूमर्स, नेट इम्पोर्टर्स, तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जगती थी इसके ऊपर, वो भी बहुत सब्सटैंशियली कम हो गई हैं, और तकरीबन 40,000 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज हमारा कंजर्व हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो हमारी कॉर्न प्रोडक्शन के कारण जा रही है। और इसका ग्रीन फ्यूल्स में क्या है स्वाति जी? कार्बन एमिशन कम हो जाता है। जैसे ही आप ब्लेंड करते हैं तो जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम हो जाते हैं। लगभग 30 लाख टन कार्बन एमिशन बिकॉज ऑफ दिस ब्लेंडिंग कम हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा ग्रीन इनिशिएटिव है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। जब डिस्ट्रिक्ट्स में अमृत सरोवर बनते हैं, और जो हमारे उपनिषद भी आप देखेंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अमृत सरोवर हैं, और इनका जो सीधा प्रभाव पड़ता है वाटर टेबल के ऊपर, और क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, योर वाटर लेवल्स आर गोइंग टू डिप्लीट। तो वाटर लेवल्स भी डिप्लीट करेंगे, वाटर स्केर्स भी होगा और वाटर पॉल्यूटेड भी होगा। तो अगर आप अमृत सरोवर बनाएंगे, जगह जगह पर बनाएंगे, तो उस जगह के आसपास की बायोडाइवर्सिटी भी इम्प्रूव करेगी। तो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्टेप अंडरटेकन इन द ग्रीन इनिशिएटिव। जी, ग्रीन इनिशिएटिव्स और भी बहुत सारे हैं, मैं जानती हूँ, और उसका जिक्र भी हम सभी जो है जानना चाहते हैं। लेकिन मुझे अच्छी बात जो है ना सबसे ज्यादा सिमरत जी वो ये लग रही है कि इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि आप जुड़ी हैं, इकोनॉमिक्स आप पढ़ाती हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपने ये चीजें बिल्कुल एक कहना चाहिए कि नाप तोल के साथ हमारे लिए जितनी रियल कर दी है ना। एकेडमिक डिस्कशन में यूजुअली इतना नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम नाप कर देखते हैं ना तो हमें मालूम चल जाता है, और वो नाप और तोल जो है ना वो आज आपने हमारी आंखों के आगे लाकर खड़ा कर दिया। मुझे यकीन है हमारे लिसनर्स भी जो है, जो सुन रहे हैं, वो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं उनको आगे ही लेकर के जाएं। और एनवायरनमेंट डे भी जो हम बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि एक ही दिन हमें मनाना है। एनवायरनमेंट डे शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे, एवरी सेकेंड ऑफ द ईयर। और इसको अगर हम अपने अंतर ही उतार लें तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर है जब हम एक उस वातावरण में रहेंगे जहां पर वन अर्थ वन प्लैनेट का जो हमारा फिलॉसफी है वो उभर कर आएगी। वाकई में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जी, आपके द्वारा किए जाना वाला पोल्यूशन जो है वो दूसरे देश की हवा पर असर डालता है, और बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। बार बार आपको याद दिला रहे हैं, हमारे अलग अलग माध्यमों के जरिए आप तक ये संदेश जो है वो पहुंच रहा है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी रियलिटी है, और उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। एक रियलिटी ये भी है कि मेरे पास समय जो है वो कम हो रहा है। सिमरत जी, बहुत जल्दी से मैं चाहूंगी, क्योंकि आप कॉलेज प्रिंसिपल हैं, आप यूथ को बहुत पास से जो है देख रही हैं, एंड वी आर ए यंग कंट्री, इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन यूथ है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ यूथ? मैं यहाँ पे ये आपसे जानना चाहूंगी। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज, उसका सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर। हम लोग तो उस जमाने में रहेंगे ही नहीं जब मेजर कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आएगा, लेकिन जो आज हमारा यंगस्टर है वो उस समय तक रहेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला उनसे हम ये तरह का प्रॉमिस या अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं कि अपना माइंडसेट बदलिए। देयर इज अ ट्रेड ऑफ। आप कोई भी कठिन अगर डिसीजन लेते हैं, ट्रेड ऑफ होता है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन में यदि उसका फेवरेबल इम्पैक्ट होता है, दैट इज ओनली व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और मेरे ख्याल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उसी तरह का सिटीजन बनाना है जो सोशली कॉन्शियस हो और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़े। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जरूर अपनाएं,
और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इनफ रिसोर्सेज छोड़कर जाएं, कॉन्शियस चॉइसेस करें। जी, विरासत आपको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सहेजनी है, केवल अपने घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर। ये जो एनवायरनमेंट है ये भी आपकी विरासत है, उसे आपको संभालना है, सुधारना है और आगे आने वाली जनरेशन के लिए सहेजना भी है। कुल मिलाकर बात यही आ जाती है। और इस विषय में वैसे G20 से जुड़ी जितनी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। G20 का मेन समिट होने जा रहा है सितंबर में दिल्ली में, आप सभी जानते ही हैं। तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों पर हैं। अगर आप दिल्ली के इस समय दिल्ली में कहीं भी राउंड लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि G20 इस समय किस तरह अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। और G20 से जुड़ी तमाम जानकारी, तमाम गतिविधि आप तक पहुंचती है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हमने बात की प्रोफेसर सिमरत कौर जी से, जो है प्रिंसिपल ऑफ SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट थिंक टैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस में एक एडवाइजरी और कंसल्टेंट का रोल भी प्ले करती हैं। और आप प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी की, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ये आपकी स्पेशलाइजेशंस हैं। एंड आई एम सो वेरी थैंकफुल सिमरत जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें बहुत सी जानकारी दी। इक्वली अ प्लेजर स्वाति जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हम कई बार चीज़ों को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं जब तक उसके ऊपर एक नाप या एक फिगर नहीं आ जाती है। आज वही नाप, वही फिगर हमने आपको दी है इस कार्यक्रम के माध्यम से। सिमरत जी ने आपको आज नाप के बता दिया कि किस तरह हम कार्बन एमिशंस को नाप सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को नाप सकते हैं और किस हद तक, यानी कि वो भी नाप तौल में कि किस तरह से वो आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समेटेंगे। स्वाति को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। और अगर आपके पास है G20 से जुड़ा कोई भी स्लोगन तो जरूर भेजेगा 9868107070 पर। बस इतना जरूर याद रहे कि G20 पहले लिखना है, स्पेस छोड़ना है, फिर मैसेज लिखना है और नीचे अपना पूरा नाम, पूरा पोस्टल एड्रेस एंड ऑफ कोर्स ये फोन नंबर। सुनते रहिए FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।